चलिए, तो कल हमने देखा था आखिरी में बेटा आइंस्टाइन की इक्वेशन हमने कल बनाई थी, जिसका रिजल्ट आखिरी में क्या आया था बोलो, कि केमैक्स इक्वल एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, यहां तक हम कर चुके थे। अब इसके आगे अपन चलते हैं। बेटा आप जानते हैं इस बात को कि अपन न्यू को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, सी बाय लेमडा। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो बेटा? ये फोटो इलेक्ट्रिक चल रहा है जो कल अपन ने पढ़ा था। बच्चों क्या मैं उसी बैच में हूं जो कल हम लोग पढ़ रहे थे? ओके ओके, ठीक है बेटा, सुनिए प्लीज। ठीक है बेटा, मैसेज में बंद कीजिए, समझिए थोड़ा। तो फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं सी बाय लेमडा। तो यहां पर अपना बन जाएगा कि कैमैक्स इक्वल एच टी 1/λ माइनस 1/λ नॉट। बेटा जैसे कि आपने कहा था कि न्यू नॉट क्या है इसमें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो लैम्डा नॉट है ना, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाता है। लैम्डा नॉट इक्वल थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ध्यान से देखिएगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में कैसे हैं, इनवर्स। तो अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए तो फिर वेवलेंथ, है ना, फ्रीक्वेंसी आप चाह रहे हो कि थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो, तो फिर वेवलेंथ आपकी थ्रेशोल्ड से कम होना चाहिए। तो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लैम्डा शुड बी लेस देन लैम्डा नॉट, ये बात ध्यान रखिए। बेटा जो आपकी वेव थ्योरी है, जो आपने पढ़ा है वेव ऑप्टिक्स में, वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है? तो चलो अपन देखें उसको। बेटा वेव ऑप्टिक्स हो गया ना आपका, यस यस, हाँ पूरा नहीं हुआ है बट आपने उसमें वाईडीएसी वगैरह तो सब कुछ पढ़ ही चुके हो। हाँ बेटा, तो सुनो, मुझको एक बात ये बताओ कि अगर अपन बात माने, ऐसा माने कि लाइट अपना वेव की तरीके से बिहेव कर रहा है, ऐसा अपन मान लेते हैं। अच्छा कोई बता सकता है अपना जो मेन चैप्टर का नाम है वो क्या है? जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किस चैप्टर का पार्ट है ना? मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है और टॉपिक है आपका ड्यूअल नेचर। टॉपिक आपका ड्यूअल नेचर है बेटा। इसमें लाइट जो है वो दो तरीके से बिहेव करता है। यस यस, जो लाइट है जब वो मटेरियल के साथ इंटरेक्शन करता है तो कभी वो वेव की तरीके से बिहेव करता है और कभी वो पार्टिकल की तरीके से बिहेव करता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि वेव नेचर इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता अपन देखते हैं। अगर वेव की एनर्जी आप लोगे, वेव की एनर्जी जब किसी मेटल पर गिरेगी तो वेव की एनर्जी पैकेट के फॉर्म में नहीं होती। वेव की एनर्जी पैकेट के फॉर्म में नहीं होती। तो अगर वेव इस पर इंसिडेंट होगी तो बेटा पूरी सरफेस पर एनर्जी स्प्रेड होगी। अगर आप लाइट को वेव मानते हो तो पूरी सरफेस पर एनर्जी स्प्रेड होगी, करेक्ट? तो फिर सारे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेंगे। तो इसका मतलब यह होगा कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने में थोड़ा टाइम लगना चाहिए। किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने में सफिशिएंट एनर्जी की वो निकल सके, उसको थोड़ा टाइम चाहिए।
हाँ बेटा बोलो, हैंड रेस क्यों कर रहे हो? जैसे सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर सपोज करो मैं एनर्जी देना चाहता हूँ आपको कि भाई ये लो, ये एनर्जी लो, और इस एनर्जी के थ्रू आप इंदौर घूम के आ सकते हो, तो आप तुरंत ही घर से निकल जाओ इंदौर घूमने के लिए। इतनी एनर्जी मैं आपको एक बार में दे दूं सडनली, तो आप एकदम से जा सकते हो। लेकिन अगर वही एनर्जी बिल्कुल धीरे 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 बहुत सारे बच्चों को दी जाए, तब क्या होगा? क्या आपको इतनी एनर्जी मिल पाएगी सडनली कि एकदम से निकल जाओ? हाँ, मास मैंडेटरी है। हाँ ठीक है, सुनो बेटा, तो वही चीज इसके अंदर हो रही है। यहाँ पर अगर आप वेव के फॉर्म में एनर्जी देते हो, तो वो एनर्जी पूरी सरफेस पर स्प्रेड होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी गेन करेंगे, तो उनको निकलने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा था, ऐसा कुछ होता नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जैसे ही रेडिएशन गिरता है, एकदम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, बीच में कोई टाइम की लैग नहीं होती। तो इस चीज को अपन वेव से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वेव मानोगे तो टाइम लगना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ये एक पॉइंट हो गया आपका। एक पॉइंट और है जो वेव थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बेटा वेव की एनर्जी, अगर वेव की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो वेव की एनर्जी ज्यादा होगी। अगर वेव की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, नहीं मैं फोटोन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेव मान के चल रहा हूं। अगर वेव की एनर्जी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि वेव ज्यादा एनर्जी लेकर आ रही है पर यूनिट एरिया से। करेक्ट। तो जब ज्यादा एनर्जी लेकर आएगी वेव, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको ज्यादा एनर्जी से निकलना चाहिए। अगर अपन हाई इंटेंसिटी की वेव को यूज करें, अगर अपन हाई इंटेंसिटी की वेव को यूज करें, तो सुनना बेटा, हाई इंटेंसिटी की वेव लोगे तो ज्यादा एनर्जी कैरी करेगी, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी से निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता है। हमने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी के मैक्स, वो वेव की एनर्जी पे डिपेंड नहीं, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो केवल फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। एग्जैक्टली exactly. तो मतलब वेव नेचर इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दो पॉइंट हो गए। करेक्ट। एक थर्ड पॉइंट और है, उसको भी सुनो। मान लीजिए कि वेव की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है। मान लीजिए कि वेव की फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, थ्रेशोल्ड से भी बहुत नीचे। तो अगर आप वेव को लगातार बहुत देर तक गिराओ, तो वेव तो कंटिन्यूअस एनर्जी देती रहेगी देती रहेगी। तो उस केस में अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को निकलना चाहिए, चाहे फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के नीचे भी हो। इसका मतलब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होना चाहिए। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है जो मैंने कहा? मैं रिपीट कर रहा हूं इसको एक बार और ध्यान से सुनना। जो वेव थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना ही नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी कम फ्रीक्वेंसी की वेव हो, अगर कंटिन्यूअस वो एनर्जी देती है, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करके निकलना ही चाहिए। तो वहां पर कोई थ्रेशोल्ड जैसी बात ही नहीं होना चाहिए। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक में होती है कि थ्रेशोल्ड के नीचे की फ्रीक्वेंसी लोगे, तो चाहे तुम इंटेंसिटी कितनी भी रख लो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है ना। तो इसका क्या मतलब है कि वेव थ्योरी इसके किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। वेव थ्योरी इसके किसी पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम देखते हैं इसके अंदर कि जो वेव थ्योरी है वो तो इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। दैट इज फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। अब ध्यान से सुनिएगा, आइंस्टीन का ये जो इक्वेशन हमने बनाया, ये कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकता है? हमने आइंस्टीन की थ्योरी में माना है कि जब इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले केस में आता है, जब फोटोन आकर उस पर गिरता है, तो फोटोन को पार्टिकल मानकर अपन चल रहे हैं, मतलब वेव नेचर नहीं मान रहे, अब हम पार्टिकल नेचर मान रहे हैं। तो पार्टिकल नेचर मानने से
फोटोन अपनी एनर्जी सडनली इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो एनर्जी का पैकेट है, जैसे पूरा पैकेट है एक बार में दे दो तो पूरी एनर्जी सडनली मिल गई, है ना। अब क्या होगा? हाँ बेटा बोलो। हाँ, थ्रू द मीन्स ऑफ कोलिजन, बिल्कुल सही बोल रहे हो। नेटवर्क का क्या बोल रहे हो बेटा? यार बारिश तो हो रही है और लाइट भी नहीं है फिलहाल, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो अपन एक काम करने वाले हैं। अभी अपन थोड़ा लाइट रहेगा जब तक अपन क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, एटलीस्ट 1 आवर क्लास कंटिन्यू रहेगी। अगर लाइट आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। चलिए सुनिएगा, और मैसेजिंग बंद कीजिए प्लीज। हम्म। चलिए आप ध्यान दीजिए, अगर अपन आइंस्टीन की थ्योरी के अकॉर्डिंग चले तो वहां पर अपन ने क्या माना है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है फोटॉन से, पार्टिकल से एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी का पूरा पैकेट एज इट इज इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन सडनली एनर्जी गेन करके एकदम से निकल सकता है, कोई टाइम की रिक्वायरमेंट ही नहीं उसको। तो वो जो अपना कल था एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कि कोई टाइम लैग नहीं होती, वो पार्टिकल मानने पर प्रूव हो रहा है ना। अच्छा, पार्टिकल मानने पर एक और बात आ रही है कि हर एक फोटोन की अपनी खुद की एनर्जी है, हर एक फोटोन की अपनी खुद की एनर्जी है। तो ध्यान से देखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन फोटोन को कैप्चर करेगा, ये फोटोन आपका आ रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन इसको कैप्चर करेगा तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी फोटोन की, एनर्जी मींस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फोटोन की एनर्जी क्या होती है बेटा? एच न्यू। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी भी इसकी ज्यादा है ना। तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी का तुम फोटोन लोगे जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को भी ज्यादा एनर्जी देगा, तो केमेक्स भी तुम्हें ज्यादा मिलेगा। तो फोटोन मानने पर यह भी प्रॉब्लम खत्म हो गई कि अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आएगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी से निकलता है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसका भी हो रहा है, ठीक है। तो अब बात आएगी इंटेंसिटी की, कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाओ तो फोटो करंट क्यों बढ़ जाता है? तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एक्चुअल में फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती बल्कि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी आपने सेम रखी है, अगर आपने फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, तो अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे बेटा तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाओगे, तुम नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाओगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ऐसे। इंटेंसिटी को बढ़ाने से, इंटेंसिटी को बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, जिससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो फोटो करंट इसमें इंक्रीज करता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी वही रहती है बेटा, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी जो थी वही है। यहां पर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई मींस आपने नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाए, सुनो प्लीज। हाँ रुको, एक मिनट एक मिनट। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यस यस। इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़े, ज्यादा फोटोन बढ़ेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो वहां पर फोटो करंट इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड कर रही है, करेक्ट। तो इस तरीके से अगर तुम पार्टिकल मानकर चलो, फोटोन मान के चलो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टोटली एक्सप्लेन्ड है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, हाँ बेटा वही स्टेटमेंट है आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है, मैं वही चीज को बता रहा हूँ तुम्हें। ये आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। अभी आप लिखने में थोड़ा टाइम बचा लो, क्योंकि आज लाइट सिचुएशन थोड़ी सी खराब है ना। तो मे भी अपने को क्लास बीच में कम बंद करनी पड़ेगी। तो अभी ध्यान से सुनिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको टोटली एक्सप्लेन करता है, लेकिन जो इंटरफेरेंस आपने देखा था, जो डिफ्रेक्शन आपने देखा था,
वो पार्टिकल नेचर से बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं होता, वो केवल वेव नेचर से ही एक्सप्लेन होता है। वहां पर आप फोटोन मान के चलोगे तो इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। तो इसका क्या मतलब है कि लाइट जब मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करता है तो कभी तो वो वेव की तरीके से बिहेव करता है, कभी वो पार्टिकल की तरीके से बिहेव करता है। तो ये जो दोनों नेचर हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। हाँ बेटा, अब इसके अंदर जो अपन ने देखा था एक ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, उस ग्राफ का स्लोप क्या होता है इसको अपन देखते हैं। हाँ, लाइट दोनों नेचर को शो करता है बेटा। चलो अभी सुनना, ये जो ग्राफ हमने कल बनाया था, ये वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो ऐसा ग्राफ हमने कल देखा था लेनार्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर, ऐसा ग्राफ अपने को मिला था, है ना। तो इस ग्राफ का स्लोप एक्चुअल में क्या होता है, तो अगर अपन इसको देखना चाहें कि स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो आसानी से आ जाएगा। आपका जो kmax है इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, h न्यू माइनस न्यू नॉट। लेकिन जो kmax है कल आपने बताया था आपको, ये किसके बराबर होता है, kmax अपन ने कल देखा था ये E इंटू वी नॉट के बराबर होता है। वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर, यस बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका। तो आपको वी नॉट की वैल्यू मिलेगी h अपॉन ई इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। तो आप देख सकते हो अगर आप इसको कंपेयर करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो आपको स्लोप क्या दिखेगा, h अपॉन ई। बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम मेटल कोई से भी ले लो, चाहे तुम आयरन ले लो, कॉपर ले लो, सीजियम ले लो, सिल्वर ले लो, ये स्लोप हमेशा एक ही रहेगा। ये स्लोप हमेशा सेम होता है चाहे कोई से भी मेटल अपन यूज करें। बेटा लिखो इसको जल्दी से। एक टर्म इसमें आती है क्वांटम एफिशिएंसी, इसको अपन एक्स लिखते हैं। बेटा एफिशिएंसी वर्ड आपने यूज कर रखा है इसके पहले, क्या होता है बताना। एफिशिएंसी जो वर्ड है उसका एफिशिएंसी आपने यूज करा है कई बार। तो एफिशिएंसी क्या चीज होती है, हाँ आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो देखो ध्यान से सुनना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर इनपुट में आ रहे हैं फोटॉन्स, इनपुट में आ रहे हैं फोटॉन्स और आउटपुट में निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो क्वांटम एफिशिएंसी है आपकी, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ फोटोन के बराबर होती है। क्वांटम एफिशिएंसी आप बोलते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, अगर आप इसको परसेंटेज में देखना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो।
देखो इसका मतलब समझ लो, एक खास बात है, हर फोटोन इलेक्ट्रॉन को नहीं निकलता है, हर एक फोटोन से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, बल्कि जो डायरेक्ट कॉलिजन कर लेते हैं सीधे सीधे और अपनी एनर्जी एकदम से दे देते हैं इलेक्ट्रॉन को, वही इलेक्ट्रॉन को निकाल पाते हैं। कुछ फोटोन ऐसे होंगे जो कॉलिजन करेंगे, लेकिन मेटल के अंदर डीप इनसाइड जाने के बाद कॉलिजन करते हैं अंदर के इलेक्ट्रॉन से। अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको रास्ते में नहीं मिला इलेक्ट्रॉन, तो वो बीच रास्ते में जो इलेक्ट्रॉन जहां मिला वो तब कॉलिजन करेगा, है ना। तो अगर वो ज्यादा अंदर जाकर कॉलिजन करेगा, अगर फोटोन ज्यादा अंदर जाकर कॉलिजन करता है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन बाहर आकर निकलेगा, गारंटी थोड़ी है। वो तो बेटा कॉलिजन में एनर्जी लॉस कर लेगा, बीच में एटम से कॉलिजन करता करता निकलेगा। तो इसका मतलब हर फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकले, दैट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है बच्चों। तो सपोज कीजिए आपने 100 फोटोन गिराए और एक ही इलेक्ट्रॉन निकला, तो आपकी क्वांटम एफिशिएंसी 1% है। तब ये मतलब है इसका, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी ऑफ फोटोन, बेटा प्लैंक का फॉर्मूला है ये, इसको एच न्यू भी बोलते हैं, वो एच सी बाय लैम्डा भी बोलते हैं, है ना। ये तो अपन पहले भी लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसकी वैल्यू की बात करते हैं। अगर अपन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करें और लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में मेजर करें, तो एच और सी का जो प्रोडक्ट है वो हमें 12,400 मिलता है ऐसे। यहाँ पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और वेवलेंथ आपके एंगस्ट्रॉम में। जैसे ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ऊपर वाला जो तुम देख रहे हो ये वाला, ये तो बेटा ऐसा ही यूनिट में फॉर्मूला लिखा है, करेक्ट। लेकिन अगर अपन यूनिट चेंज कर लें तो वो जो कांस्टेंट बनेगा वो ऐसा बन जाता है। इसको लिखिए प्लीज। बेटा विजिबिलिटी देख लो यार, एक बार दिख रहा है क्या ठीक से? क्या अभी तक विजिबल है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। कल के लिए ये सिचुएशन नहीं रहेगी, अगर कल लाइट नहीं भी रहती है इलेक्ट्रिसिटी, तो अभी मैं अल्टरनेट अरेंजमेंट करके रखूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आज अचानक ही लाइट गई है तो फिलहाल कोई अरेंजमेंट मेरे पास नहीं है। देखिए रेडिएशन की इंटेंसिटी, रेडिएशन की इंटेंसिटी अगर अपन निकालना चाहें, पहले अपन इस पे एक सवाल करते हैं। फाइंड कीजिए एनर्जी ऑफ विजिबल रेंज। बेटा लाइट की जो विजिबल रेंज है उसकी एनर्जी की रेंज निकालो, तो आप बताओ कितनी मिनिमम फ्रिक्वेंसी आती है। वॉयलेट कलर पे फ्रिक्वेंसी कितनी मिलती है आपको? 400 नैनोमीटर, सही है, 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। 400 से 700, ठीक है, 7800 तक भी जाता है बेटा। तो अगर इसको आप निकालना चाहो तो आसानी से निकल जाएगी बेटा। एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो 12,400, यहाँ पे 4000 रख दो,
डिवाइड कर दो और इसको चेक कर लो, तो 3.1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ठीक है, ये आपको एनर्जी मिलेगी, मैक्सिमम एनर्जी। अब इसके अलावा मिनिमम एनर्जी आप देखोगे तो वो भी आप देख सकते हो, इसको 8000 कर दो। वैसे 7800 तक अपन लेते हैं, मैं एक अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ 8000, तो इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 3.1/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको डिवाइड करके देख लेंगे। रेडिएशन की इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको देखिए। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, बेटा इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, मतलब डेफिनेशन क्या है? E/AT पावर अपॉन एरिया। एकदम सही आंसर है सभी के। अब इसको फिल करो थोड़ा सा, ये कैसी चीज है जरा ध्यान से देखना। आपके हाथ में एक टॉर्च है, आपके हाथ में एक टॉर्च है। आप टॉर्च को एकदम दीवार के पास में ले जाओ, दीवार के बिल्कुल पास में लेकर जाओ और वहां पर जाकर चालू करो, तो आपको क्या दीवार पर एक बहुत छोटा सा स्पॉट दिखेगा। टॉर्च को दीवार के बिल्कुल पास ले गए, वहां पर जाकर आपने टॉर्च को ऑन किया, तो बहुत ही स्मॉल आपको स्पॉट दिखेगा, वो एकदम ब्राइट होता है। करेक्ट। तो वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है पता है आपको, कि पूरी एनर्जी एक छोटे एरिया पर कॉन्सेंट्रेट हो गई, पूरी पावर एक छोटे से एरिया पर कॉन्सेंट्रेट हो गई, इसलिए वहां ब्राइटनेस आपको ज्यादा दिख रही है। तो आप बोलेंगे कि वहां इंटेंसिटी ज्यादा है। अब कम इंटेंसिटी, टॉर्च को दूर लेकर जाओ, दूर की दीवार पर फोकस करो, एक बड़ा स्पॉट दिखेगा, तो एनर्जी उतनी ही है, लेकिन वो बड़े एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो एरिया ज्यादा कर दिया, इंटेंसिटी कम हो गई, है ना। हाँ, तो समझो इस टर्म को, इंटेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन एरिया पर सेकंड, या आप इसको पावर अपॉन एरिया भी लिख सकते हो, वाट पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। अच्छा, मैं इसको फोटोन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो मैं कैसे देख सकता हूँ इसको, समझ। इंटेंसिटी को अगर अपन फोटोन के टर्म्स में समझना चाहें कि वहां पर क्या है, तो देखिए आप ऐसा मान लीजिए कि n इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, आपके पास n फोटॉन पर सेकंड इंसिडेंट हो रहे हैं, ऐसा आपने मान लिया। तो अब हम इंटेंसिटी कैसे देखेंगे, बेटा इंटेंसिटी होगी एक फोटॉन की एनर्जी कितनी है, एक्स वाई लैम्डा, एक फोटॉन की एनर्जी एक्स बाय लैम्डा, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन कितने हैं, n है, मल्टीप्लाई करो, है ना। एरिया आपका है, और सुनो पर सेकंड की बात चल रही है, तो टाइम आपका 1 सेकंड है, तो इसको 1 कर दो, तो इंटेंसिटी मिलेगी आपको फोटॉन की टर्म्स में n एक्स अपॉन लैम्डा इंटू ए, बेटा ये मिलेगी हमें इंटेंसिटी। करेक्ट। आप ध्यान दीजिए, अगर हम एक पॉइंट सोर्स की बात करते हैं, हालांकि आपको ये बातें पता है, मैं जानता हूं आपने उसमें पढ़ी है वाईडीएसी में, लेकिन मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा इस चीज को, जो अगला पॉइंट है। पॉइंट सोर्स की अगर अपन बात करें, तो ये पॉइंट सोर्स है हमारे पास, इसमें से जो बेटा रेडिएशन निकला, इसकी पावर को पी नॉट मान लीजिए, कि पी नॉट की पावर ये निकालता है। आप जाइए डिस्टेंस आर पे,
तो डिस्टेंस r पर जाके एक स्फेरिकल सरफेस हाइपोथेटिकली बना दो। ये अब सोचो कि जो लाइट आपका निकला था वो राइट में डिस्टेंस r पर पहुंचा, तो लेफ्ट में भी तो r पर ही पहुंचेगा उस टाइम पर, तो वो हर तरफ डिस्टेंस r पर लाइट एक साथ पहुंचेगा। जो लाइट है वो डिस्टेंस r पर अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो सभी डायरेक्शन में एक साथ डिस्टेंस r पर ही पहुंचेगा। इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि r रेडियस का जो स्फेरिकल सरफेस आपने इमेजिन करी है उस पूरी सरफेस पर पावर p नॉट जाकर एक साथ गिरती है। नहीं, पॉइंट सोर्स का मतलब क्या बेटा, जिसमें से लाइट सभी डायरेक्शन में निकले, थ्री डायमेंशनल निकलना चाहिए, स्फेरिकल। टॉर्च में क्या है, आपने एक तरफ से ब्लॉक कर रखा है उसको, खाली सामने से जाने दे रहे हो। हाँ, लगभग कह सकते हैं, एक बहुत ही छोटा सा बल्ब ले लो, है ना, वो एलईडी बल्ब लगे होते हैं ना छोटे छोटे, उसमें कुछ जैसे कि बहुत ही छोटे वाले जो एलईडी बल्ब आते हैं, देखे होंगे आपने, बिल्कुल पॉइंट सोर्स के जैसे। हाँ, दिवाली की लाइट वाले, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, सीरीज वाले। वो कैसे चमकते हैं, आपको स्पेरिकल दिखते हैं दूर से देखने पे, है ना, इसी की बात चल रही है। तो ध्यान से सुनना, यहां से जो लाइट निकलेगा वो आर रेडियस के स्फीयर पर एक साथ पहुंचेगा। हाँ ठीक है बेटा, हो गया, खत्म करो। आर रेडियस के डिस्टेंस पर एक साथ पहुंचेगा। तो अब बताओ, पावर पी नॉट किस एरिया पर जाकर गिरी, वो एरिया बताओ जिस पर पावर पी नॉट फॉल करेगी। हाँ, 4 पाई r स्क्वायर, बिल्कुल सही बोले हो बेटा। तो देखो समझो अभी। अच्छा, 1 मिनट आप होल्ड कीजिएगा, रुकिए, मैं 1 मिनट में कुछ स्लाइड का देख रहा हूँ, कुछ अल्टरनेट हो सकता है क्या। 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। हाँ बच्चों, देखो थोड़ी सी विजिबिलिटी आई है, इसमें अपना काम थोड़ा चल सकता है। देखिए, तो हम यहाँ पर लिख रहे थे कि जब भी रेडिएशन पहुंचेगा बेटा इस स्फीयर पर, तो पूरे स्फीयर पर जो पावर पहुंची वो यही तो पावर है, पी नॉट। तो इंटेंसिटी लिखेंगे पॉइंट सोर्स के लिए, पी नॉट अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। इसमें पी नॉट तो कांस्टेंट है बेटा, 4 पाई भी कांस्टेंट है। ये रिलेशन इसमें रहेगा भाई, अगर आप डिस्टेंस को डबल करते हो, अगर आप डिस्टेंस को डबल करते हो तो पावर 1/4 हो जाती है। ठीक है, चलो सुनो अभी। इसके बाद अगर हम लीनियर सोर्स की बात करें, हम पॉइंट सोर्स की बात नहीं कर रहे, लीनियर सोर्स। देखिए बेटा, ये लाइन सोर्स है अपना, इस तरीके से। तो जब लाइट इसमें से निकलता है तो वो ऐसे स्फेरिकल नहीं निकलेगा, सिलिंड्रिकल लाइट निकलेगा, ये ऐसे।
क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो? तुमने गॉसियन सरफेस बनाई होगी ना लाइन चार्ज की? लाइन चार्ज की गॉसियन सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर ही तो निकलता है। यस, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो लाइट आपका निकला ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में निकलेगा बेटा। अब आप इसकी लेंथ को एल मान लो और आप यहां चलो डिस्टेंस आर पे, ये एस। तो आपकी जो पावर यहां से निकली थी पी नॉट, वो इस सरफेस पे गिरेगी यहाँ पे। ये आपकी कर्व सरफेस है बेटा, ये सिलेंडर की कर्व सरफेस। तो पावर जब गिरेगी कर्व सरफेस पर गिरेगी, तो यहाँ पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा पी नॉट अपॉन कर्व सरफेस का फॉर्मूला 2 पाई आर एच होता है। इसके अंदर एल कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, पी नॉट भी कांस्टेंट है। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। बेटा ये दोनों का फर्क है, इसका और इसका। इस पर सवाल आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा। पॉइंट सोर्स देगा तो डिस्टेंस को डबल करने से इंटेंसिटी 1/4 होती है। लाइन सोर्स अगर देगा तो डिस्टेंस को डबल करने से इंटेंसिटी हाफ होती है ना? ये बात समझ पा रहे थे आप लोग? ठीक है बेटा, आप लिखते जाओ। अरे लिनियर को क्या रिपीट करना है, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल चीज है बेटा। ये इसकी लेंथ है, तो जो लाइट आपका जाएगा वो एक सिलेंडर की सरफेस पर गिर रहा है यहाँ पे। तो सिलेंडर की कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। तो लेंथ तो इसकी कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शन में क्या है होगा? डिस्टेंस को डबल करोगे तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। कुछ पॉइंट है बेटा मॉड्यूल में जो मिसिंग है, तो आप लिखते जाना, अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखें कि नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला हम इसी से निकालना चाहें, इंटेंसिटी से, तो कैसे निकलेगा? ये बहुत ही आईएमपी पॉइंट है, इसमें सवाल आता है, कंफ्यूज करता है। अभी आपने क्या देखा? इंटेंसिटी का फॉर्मूला एन एच यू अपॉन ए, करेक्ट? ये फॉर्मूला हमने देखा था। या एन एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं इसको चाहे तो फिर जो एन होगा आपका वो होगा आई ए अपॉन एच। ये बहुत खास चीज है, नंबर ऑफ फोटोन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इंटेंसिटी रेस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं है। सुनो ध्यान से, अभी लाइन पहली बार बोल रहा हूं मैं, अभी तक मैंने नहीं बोली थी। हमने क्या देखा था कि इंटेंसिटी को बढ़ाएं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, है ना? ठीक है, लेकिन सुनो अभी, वहां पर एक बात मैंने और क्लॉज भी जोड़ा था उसमें, वो क्लॉज भी हमें याद रखना है। इंटेंसिटी को बढ़ाने पर फोटो करंट बढ़ता है, लेकिन उस समय फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होना चाहिए। इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो करंट बढ़ता है, लेकिन उस समय पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। आप देखना, मैंने लिखाया भी था आपको, करेक्ट? तो अब यहां पर क्या बात है समझो। हम क्या देख पा रहे हैं कि आपके नंबर ऑफ जो फोटोन है ये इंटेंसिटी से प्रोपोर्शनल हो सकते हैं।
इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसी हो, कांस्टेंट। बस बेटा ये तभी हो सकता है अगर सपोज करो आपने फ्रीक्वेंसी भी बदल दी, तो फिर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इंटेंसिटी बढ़ा भी रहे हो, तभी नंबर ऑफ फोटॉन उतना ही है। अच्छा सोच के देखो, आपने इंटेंसिटी कर दी, आपने डबल इंटेंसिटी आपने डबल कर दी, और आपने फ्रीक्वेंसी भी डबल कर दी। इंटेंसिटी को डबल कर दिया और फ्रीक्वेंसी को भी डबल कर दिया, बोलो नंबर ऑफ फोटॉन कितने हैं? सेम है, कोई चेंज नहीं है ना। और इस सवाल का पहला ऑप्शन क्या है पता है? पहला ऑप्शन ये है कि फोटो करंट आपका डबल हो जाता है, और बच्चे बहुत सारे टिक भी कर देते हैं। जिन्होंने याद कर लिया कि इंटेंसिटी से डबल होता है, तो वो सीधे टिक कर देंगे। तो न्यू इसमें फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ फोटॉन से हमें मतलब है, हमें इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। सेम क्यों रहा बेटा? सेम रहेगा ना, देखो अगर आप इंटेंसिटी को डबल करोगे, फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो उसे 2 काट दो, तो नंबर ऑफ फोटॉन तो सेम है आपके, है ना। ठीक है, ठीक है। चलो अब इसके आगे की कहानी समझो। यहां पर एक क्वेश्चन इस पर बनता है। वेरी आईएमपी एग्जांपल है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो करंट। तो देखो आप ये जानते हैं कि जो फोटो करंट है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ज्यादा फोटो करंट बहेगा, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करते हैं, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो फॉर्मूला है वो ये रहा सामने, आपने देखा ये। तो हम कह सकते हैं कि आई प्रोपोर्शनल टू, ये फोटो करंट है बेटा, ये इंटेंसिटी है, ये फ्रीक्वेंसी। अब मैं कुछ पॉइंट इसमें बता रहा हूं आपको, जैसे केस नंबर 1, अगर अपन सोर्स की डिस्टेंस को डबल करते हैं, सोर्स, हाँ पॉइंट सोर्स, शब्दों पे ध्यान देना, पॉइंट सोर्स की डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, देन, हाँ आंसर दो बेटा। पॉइंट सोर्स की डिस्टेंस को डबल करा, ठीक है, सही आंसर है, सभी के सही आंसर है। पॉइंट सोर्स की डिस्टेंस को डबल करोगे तो इंटेंसिटी 1/4 होगी, और इंटेंसिटी 1/4 होगी तो फोटो करंट भी 1/4 होगा। तो क्योंकि पॉइंट सोर्स का फॉर्मूला है इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है ना। तो फिर आई प्रोपोर्शनल टू 1/r² जाएगा अपना, डिस्टेंस को डबल करोगे करंट 1/4 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा इस केस के लिए। अच्छा एक और सवाल, अगर मैं लीनियर सोर्स की डिस्टेंस को डबल कर दूं तो? बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम लीनियर सोर्स के डिस्टेंस को डबल कर दें तो फोटो करंट अपना हाफ हो जाएगा बेटा। सभी के आंसर आ गए, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। तो उसको मैं नहीं लिख रहा, है ना। अरे नहीं, डबल थोड़ी होगा बेटा, हाफ होगा। लीनियर सोर्स का जो फॉर्मूला था, लीनियर सोर्स में जो फॉर्मूला था, एक सेकंड,
यार इसको तुम लिखते चले हो ना साथ में, मिटा सकता हूँ ना? ठीक है। इसका सेकंड केस, लीनियर सोर्स डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो यहाँ पर आई प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आई, तो प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो फिर आपका फोटो करेंट 1/2 टाइम्स हो जाएगा। केस नंबर 3, केस नंबर 3, इंटेंसिटी को कर दिया आपने डबल, मतलब ये एक्चुअली एग्जांपल चल रहे हैं ये सारे, हाँ प्लीज ये एग्जांपल के पार्ट चल रहे हैं। तो पार्ट नंबर 3, इंटेंसिटी आपने डबल कर दी और फ्रीक्वेंसी आपने ट्रिपल कर दी। बताइए फोटो करंट पर क्या इफेक्ट है? 2/3 एकदम ठीक आंसर है बेटा सबका। फोटो करंट हो जाएगा आपका 2/3 टाइम्स हो जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या ओवरऑल आपको पता चल गया कि क्या इसका है कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ फोटोन देखने का, है ना? ठीक है बेटा, हैंड रेस कर रखा है आपने, करंट तो क्या पूछना चाह रहे हो? क्या नाम है भाई? राम। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? 2/3 कैसे? अभी देखा ना फॉर्मूला, देखो ध्यान से वापस समझना। इंटेंसिटी का फोटो करंट का फॉर्मूला था, प्रोपोर्शनल किससे था? आई अपॉन न्यू से। तो तुमने फ्रीक्वेंसी को तो कुछ भी नहीं करा, हाँ इंटेंसिटी तुमने डबल कर दी, तो ऊपर जाएगा 2 टाइम्स, नीचे जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी जो कि ट्रिपल है 3 टाइम्स। ओवरऑल फैक्टर क्या है इसका? ये 2/3 टाइम्स हो जाएगा। अब टाइम से टाइम्स काट मत देना। हाँ बच्चों देखिए, एग्जांपल है आपका, एक सिंपल सा आंसर आपको देना है। एक बल्ब की एफिशिएंसी 50% है और उसकी पावर 20 वाट है। एफिशिएंसी ऑफ ए बल्ब, बेटा ये क्वांटम एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्वांटम एफिशिएंसी हम किसको बोल रहे थे? जो फोटोन आकर गिरते हैं कैथोड पे और वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हम उसको क्वांटम एफिशिएंसी बोल रहे थे। ये तो बल्ब की एफिशिएंसी, मतलब बल्ब कितनी एनर्जी लेगा और कितना लाइट आपको देगा, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ऑफ ए बल्ब इज 50% और इसकी पावर 20 वाट है। ठीक है, जो लाइट ये निकाल रहा है उस लाइट की वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने निकले। बेटा ये आपका सवाल है, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड, यही आपको निकालना है। कैसे निकलेगा?
समझो बहुत सिंपल है। पावर का फॉर्मूला क्या देखा था आपने अभी, n इंटू एक्सी बाय लेमडा, ये पावर था। हाँ बच्चों, ठीक है, चलो समझते हैं। तो हमने पावर का फॉर्मूला देखा था n इंटू एक्सी बाय लेमडा। अब यहाँ पर क्या क्या बताया आपको, आपको नंबर ऑफ फोटॉन निकालने हैं। देखो सब कुछ तो पता है आपको, तो n इक्वल टू पी इंटू लेमडा अपॉन एक्सी। बस खत्म सवाल, और क्या, सारी वैल्यू पता है आपको। पावर 20 वाट, लेमडा 5000 एंगस्ट्रॉम। बेटा ध्यान से सुनना, 12400 रखेंगे नहीं बेटा, 12400 नहीं रख पाओगे इसमें। हाँ, आप 12400 तब रखते हो, रुको एक मिनट, 20 वाट की पावर है, तो आपको लाइट में जो एनर्जी मिलेगी फोटोन के फॉर्म में, वो 10 वाट मिलेगी। पावर 20 वाट है, लेकिन लाइट के फॉर्म में जो एनर्जी मिलेगी यहाँ, वो आपको 10 वाट की 50% है। तो लाइट में एनर्जी केवल 50% ही यूज होगी बेटा, करेक्ट। तो आपको करना क्या है, आप या तो ऐसा कर लो कि पूरा का पूरा तुम एसआई में यूज कर लो, ये 50, लेमडा की वैल्यू 5000 इंटू 10 to the power -10। बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद है किसी को? -6.67 इंटू 10 की पावर -34, ठीक है। 6.62 इंटू 10 की पावर -34। वो लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 to the power 8। इससे आप नंबर ऑफ फोटॉन इसमें बता पाओगे। ये एक तरीका है ना। कहां पर 50 की जगह 10, नहीं नहीं सॉरी, 50% है ये, तो 50% है तो 20 का 50% कितना होगा, 20 का 50% 10 होगा, 20 का 50% 10 होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। हाँ मैं ये बोल रहा था, तुम 12400 यूज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन कैसे करना है उसका तरीका अलग है। सर 40 होना चाहिए क्योंकि 20 इज आउटपुट। अरे इफिशियंसी क्या होता है बेटा, आउटपुट अपॉन इनपुट, ये इफिशियंसी जो कि 50% है। तो आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो लाइट है ये, तो आपको लाइट कितना मिलेगा, 50% ही तो मिलेगा, है ना। तो इनपुट पावर आपकी है 20 वाट, और आउटपुट में लाइट मिलेगा आपको उसका 50%, तो 10 वाट लाइट मिलेगा आपको। हाँ रुको, मैं ये कह रहा था कि 12400 कैसे यूज करना है, अगर हमें करना ही है तो हम ऐसे यूज करेंगे। देखो जो लेमडा है 5000, पहले इसकी एनर्जी निकाल लो। तो एक फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, ये हो जाएगी आपकी 12400 अपॉन में 5000, है ना। ये काट दो, 5 से डिवाइड कर लो, ये आपकी आ गई एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ये तो निकल जाएंगे आसानी से, इसमें कोई आपको पावर ओवर की झंझट ही नहीं। अब इसको अपन एक काम करते हैं, ये जो पावर आई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई बेटा, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, इसको जूल में कन्वर्ट कर लो। तो जूल में कन्वर्ट कैसे हो जाएगी, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू
ये जो नंबर आया था अपना, तो ये आंसर किसमें आ गया, जूल में। ये बन गया ऐसा ही। तो अब क्या करना है आपको, अब आपके लिए पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर का फॉर्मूला होगा n इंटू ई। ये पावर का फॉर्मूला है आपके लिए, करेक्ट। तो यहां से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना चाहते हो, पावर की जगह 10 रख दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है आपको, एनर्जी की जगह बढ़िया आ जाएगा। बेटा इसमें कोई डाउट अगर हो तो पूछ लो कि सर ये क्या करा आपने। क्या ये वाला कैलकुलेशन समझ में आ रहा है आपको, थर्ड स्टेप मैं करता हूं, देखो। जब भी अपन 12400 और एंगस्ट्रॉम वाला फॉर्मूला लेंगे, अगर अपन लेमडा रखते हैं एंगस्ट्रॉम में और ये 12400 वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो एनर्जी किसमें आती है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दो। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दी तो आपका आंसर जूल में आ गया, है ना। तो देखो, एक फोटोन की इतनी एनर्जी, तो एन फोटोन की इतनी एनर्जी, और जो एन फोटोन की एनर्जी है वो अपनी पावर है, एन फोटोन की एनर्जी अपनी पावर है। समझ गए बात, चलिए इसके आगे आते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लेते हैं और एग्जांपल लेंगे। सुनो तुम देखो एग्जांपल में बोल रहा हूं, किसी मेटल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको 2 वोल्ट मिलता है, मेटल ए के लिए, और मेटल बी के लिए वो 4 वोल्ट है। हाँ लिखना बेटा, मेटल ए के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट है, मेटल बी के लिए 4 वोल्ट है। तो अगर अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाए, तो उसका स्लोप किसके लिए ज्यादा रहेगा, मेटल ए के लिए या मेटल बी के लिए। सवाल रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। हाँ यस यस, एक मेटल ए है, आपने उसका ग्राफ बनाया स्टॉपिंग पोटेंशियल का, तो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट मिला। सुनो सुनो पूरी बात सुनो। हाँ ठीक है, सही आंसर दे सकते हैं, दोनों के लिए सेम रहेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मेटल ए के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट मिला, मेटल बी के लिए 4 वोल्ट मिला। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओगी, तो उसका स्लोप दोनों के लिए कैसा रहेगा, तो आपका क्या आंसर है बेटा, वो तो सेम होता है, एच अपॉन ई होता है, अभी तो देखा था हमने, वो सबके लिए सेम होता है। हमें इस पर सवालों के बेटा सारे पैटर्न समझने की किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा नहीं है, बहुत कम है बेटा, अभी खत्म हो जाएगा पूरा। देखिए अगला एग्जांपल है बेटा, हमने रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी
को हमने रखा न्यू, तो अपने को केमैक्स की वैल्यू के मिलती है। जब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हमने न्यू रखी तो केमैक्स की वैल्यू हमें के मिली। अगर अपन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को 2 न्यू कर दें तो जो नया वाला केमैक्स है वो तुम्हें के डैश मिलता है। सुनो सवाल, जब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू थी तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के थी। जब आपने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो ये के डैश हो गई। अब ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है आपका कि के डैश इक्वल टू 2k, के डैश ग्रेटर देन 2k, के डैश लेस देन 2k। बेटा करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। हाँ बच्चे, चलो हम चेक करते हैं ये कैसे होना चाहिए, इसको अपन कंफर्म करते हैं। तो जो फर्स्ट वाला केस है आपका, ये वाला फर्स्ट, पहले ये पहचान लो कि केमैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या आप इसको 5 बोल सकते हैं। एच न्यू माइनस 5 वर्क फंक्शन है, वो मेटल का कांस्टेंट होता है ना। देखना, जो पहले वाला केमैक्स है यहां पर आप न्यू रखिए, इक्वेशन नंबर 1। जो सेकंड वाला केमैक्स है आपका, मतलब के डैश, तो यहां पर आप 2 न्यू रखिए। अब बेटा दिक्कत आपको कौन दे रहा है यहाँ पे? दिक्कत आपको दे रहा है 5, मतलब 5 आपको हटाना है। तो 5 कैसे हटाओगे? 5 की वैल्यू प्लेस कर दो, तो के डैश इक्वल टू 2 न्यू 2 एच न्यू। हाँ बेटा जल्दी बोलो, इसके आगे की स्टेप जल्दी से बताओ, क्या करना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। एलिमिनेट करते हैं, तो देखो मैं किसको एलिमिनेट कर रहा हूँ, मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ बेटा एच न्यू को। तो जो एच न्यू की वैल्यू है वो होगी के प्लस 5। एच न्यू की वैल्यू क्या होगी? के प्लस 5। तो इसकी जगह पर के प्लस 5 लिख दो, और ये माइनस 5 आ गया, तो के डैश इक्वल टू 2k प्लस 5। के डैश इक्वल टू 2k प्लस 5। समझ गए बात को? इस तरीके से आप देख सकते हैं। नहीं 2k थोड़ी आएगा बेटा, 2k प्लस 5 आ रहा है ना, देखो ध्यान से, ये 2 अंदर जाएगा, 2 5 माइनस 5, तो 5 तो बचेगा। तो 2k प्लस 5 मतलब 2k से ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है बेटा, लिख लो इसको, जल्दी से मिटा रहा हूं। हाँ ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपका सवाल है, देखिए क्वेश्चन ये आपका कि आपने 6200 एंगस्ट्रॉम का रेडिएशन यूज करा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको 2 वोल्ट मिलता है।
फॉर लैम्डा इक्वल टू 6200 एंगस्ट्रॉम, स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू 2 वोल्ट। तो फाइंड कीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर लैम्डा इक्वल टू 3100 एंगस्ट्रॉम। जो रेडिएशन आपने गिराया, तो जब रेडिएशन इस वेवलेंथ का गिरा तो इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल था। अब इस वेवलेंथ का रेडिएशन गिराओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? बस बेटा यही सवाल है। हम्म, 4 वोल्ट। ठीक है, चलो अपन देखते हैं। आपका जो केमैक्स है वो है आपका E माइनस फाइव। बेटा ये अपना फॉर्मूला है ना। तो जो फर्स्ट वाला केस है उसमें केमैक्स, हम केमैक्स को क्या लिख सकते हैं? ईवी नॉट लिख सकते हैं। केमैक्स का फॉर्मूला ईवी नॉट होता है ये। फर्स्ट वाले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका 2 वोल्ट है, तो आप इसकी जगह पर वी नॉट की जगह 2 वोल्ट रखिए, तो जो पूरी टर्म है ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगी। इलेक्ट्रॉन रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की जगह पर 2 वोल्ट आप रखोगे, तो टर्म की वैल्यू क्या आएगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस एनर्जी की वैल्यू, बेटा फोटोन की एनर्जी 12400 अपॉन में 6200, 12400 अपॉन 6200 कितना हुआ? दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना? कोई डाउट? तो यहां पर इसकी जगह पर रखोगे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5, तो आपको सवाल में 5 कितना मिला? 0। हाँ नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकली नहीं होता है, लेकिन सवाल में है। ठीक है, तो मतलब वर्क फंक्शन आपका 0 है इस सवाल में। अब आप बताओ, वर्क फंक्शन 0 रखोगे तो आपका जो फॉर्मूला है नया वाला क्या बन जाएगा? सेकंड वाले केस में तुमने रखा 3100, तो जो ई डैश की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी इससे डबल हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो नया वाला आपको मिलेगा ईवी नॉट डैश, बेटा इसकी वैल्यू होगी 4 और 5 आपका 0 था ही, तो वी नॉट डैश की वैल्यू होगी 4 वोल्ट। हाँ ये जनरली नहीं होता है बेटा, ऐसा नहीं होता है, वर्क फंक्शन 0 कभी नहीं होता, वर्क फंक्शन 0 कभी नहीं होता है। इस पर्टिकुलर सवाल में थ्योरेटिकली है वो। इसी पर एक सवाल और दे रहा हूं मैं आपको, आप करके बताओ। सेम क्वेश्चन है बेटा, सब कुछ है ये 6200 है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आपको मिला, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको मिला है कुछ 0.5 वोल्ट मिला है। ठीक है, अब ये प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूं एकदम, ये एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूं कि 6200 एंगस्ट्रॉम का जो लाइट आपने डाला तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना मिला है, तो 3100 पर कितना मिलेगा? अब तुम वापस से करो इस सवाल। 2.5 वोल्ट मिलेगा। गुड बेटा, वेरी गुड, आने दो सबके आंसर। सभी के आंसर 2.5 ही आ रहा है बेटा।
चलिए ध्यान दीजिए जरा, इसको अपन कैसे करेंगे। फॉर्मूला तो यही रहेगा पूरा अपना, है ना। इससे अपन आगे चलते हैं। तो देखो फर्स्ट वाले केस में फोटोन की एनर्जी होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप फर्स्ट वाले केस में इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखिए यहाँ पे, और इसको रखिए 0.5। तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5। तो फिर 5 की वैल्यू कितनी मिली, 5 की वैल्यू आपको मिल गई 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। अब सेकंड वाले केस में आ जाओ। सेकंड वाले केस में बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हें निकालना है, ठीक है। इसकी एनर्जी कितनी थी 4, 5 कितना था 1.5, तो ये मिलेगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हटा सकते हो, तो V नॉट इक्वल टू 4 वोल्ट, सॉरी 2.5। तो गुड, आपने बहुत अच्छा कराया सभी ने, 2.5 सभी का आंसर था। कौन सा 4 कैसे आया बेटा, यहां से देखो ना, ये 4,200 था, 12,400 का हटा दो 2 आ गया। इसको 3,100 करा, 3,100 करोगे यहाँ, इसको रिप्लेस करोगे 3,100 करोगे तो 4 से कटेगा। हाँ ठीक है, देखो अभी देखो कि टॉपिक आपको कौन पढ़ा रहा है या कब तक पढ़ाऊंगा मैं, इससे टेंशन मत लो। तुम तो एक काम करना, जब मैं बोल दूं कि फोटो इलेक्ट्रिक खत्म हो गया तब तुम सवाल लगा के देख लेना, बन जाए तो अच्छी बात है ना। तो अभी वैसे भी सर की तबीयत खराब है या सर नहीं है, तो अभी क्या कर सकते हैं। आप इस बात से मतलब रखो मेन तो बेटा कि आपको सवाल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ फोटो इलेक्ट्रिक लगभग कंप्लीट है बेटा। मेरा माइक का कुछ इशू था, तो आपको अभी जो इसके बीच में 10-15 मिनट की जो गैप थी अपनी, तो आपको उसमें साउंड क्लियर आ रहा था ना, कोई दिक्कत तो नहीं था। ठीक है ठीक है, ओके ओके बेटा ठीक है। बस हम खत्म करेंगे आज के लिए, एक आखिरी सवाल करेंगे। आखिरी क्वेश्चन अपन ले सकते हैं, सुनो। हम्म, क्वेश्चन अपना यह है कि फोटोन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी दे रखी है आपको 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन दे रखा है आपको 2 वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो फोटोन आपने गिराया उसकी एनर्जी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेटल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन हो क्या रहा है कि जब फोटोन इस पे गिरा तो उसने इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं निकाला है, कॉलिजन उसने यहां पे किया है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकलेगा बेटा बाहर, तो बाहर निकलने के पहले ये दो टक्कर करता है, एक कॉलिजन यहाँ पे किया, फिर एक कॉलिजन यहाँ किया, फिर ये निकला। सवाल पूरा समझ लेना, इलेक्ट्रॉन ने इसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब किया, तो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पूरा इसने अब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन बाहर निकलने से पहले बीच में एटम से इसने कॉलिजन कर ली, एक यहाँ फिर एक यहाँ, और हर एक कॉलिजन में 50% की एनर्जी लॉस कर दी। इन टू कॉलिजन with atom, electron loses 50% of energy in each collision। तो बताइए जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा बाहर
तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जब इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा तो इसकी काइनेटिक कितनी मिलेगी आपको? बहुत सारे आंसर आ रहे हैं बेटा। 2.5 बहुत आ रहा है यार, 2.5 तो आंसर नहीं है। देखो जरा कंफर्म करो। एक्चुअल में हुआ क्या है कि सबने मीनिंग इसका अलग अलग निकाल लिया। पहले सुन लो मैं क्या बोलना चाह रहा था। सुन लो सुन लो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हर एक कॉलिजन में 50% एनर्जी लॉस करता है। तो कौन सी एनर्जी का 50% लॉस करेगा ये बताओ तुम। भाई जो एनर्जी उसके पास है उसी का तो लॉस करेगा। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है उसी का लॉस करेगा। तो सुनो, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी कितनी? 12। अभी इलेक्ट्रॉन चला तो जो पहला कॉलिजन है इसमें 50% लॉस होगा, बचेगी कितनी? 6। ये आपका फर्स्ट कॉलिजन है बेटा। फिर सेकंड कॉलिजन होगा तो सेकंड कॉलिजन जाएगा तो फिर 50% का लॉस। तो एनर्जी कितनी बची? 3। करेक्ट। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर तो वर्क फंक्शन कितना है इसका? 2। तो वो एनर्जी और माइनस करो तो फाइनल आंसर क्या होगा? ये 5 माइनस करना पड़ेगा। E माइनस 5 इक्वल टू K। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, एक बार ध्यान से सुनना। अगर वो ऐसा बोलता है कि 50% एनर्जी लॉस, तो जो है ना उसका ही तो 50% लॉस करेगा वो। तो शुरू में एनर्जी कितनी थी इसके पास? 12 थी। फिर पहली कॉलिजन में 50% का लॉस करा तो बची कितनी? 6। फिर सेकंड कॉलिजन में 50% का लॉस करा, बची कितनी? 3। उसके बाद ये सरफेस से निकला, तो जब इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलता है तो कितनी एनर्जी लगती है उसको? 5 के बराबर। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लगेगी, तो 3 में से 2 और गई, तो फाइनली कितनी है उसके पास? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसके पास होगी। पहले वर्क फंक्शन कहां से आएगा भाई? पहले इलेक्ट्रॉन निकला है क्या? सुन लो, वर्क फंक्शन कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो पहले तो कॉलिजन हुई है ना। हाँ, कुछ बच्चों ने क्या कर दिया गलती कि पहले वर्क फंक्शन लगा दिया। वर्क फंक्शन तो तब लगेगा जब वो निकलेगा सरफेस से, तब लगेगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास अपन ऑफ करते हैं। होमवर्क मैं आपको दूंगा अभी ग्रुप के ऊपर में शेयर कर दूंगा आपके। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सभी को।